बर्निंग स्टॉक्स में सर कोई पहले अपडेट जो पिछले हफ्ते हमारी बातचीत हुई थी उन स्टॉक्स में? तो मेरे को तो सिर्फ वी वर्क याद है। वी वर्क में आज भी नया 52 वीक हाई लगा है। हाँ, 52 वीक हाई लगा है। इसको देख सकते हैं। नहीं, 52 शॉर्ट टर्म हाई लगा है नया, 650 रुपए का। इसके अलावा मेरे को ध्यान नहीं कौन कौन से स्टॉक, शायद अपन ने फिजिक्स वाला डिस्कस किया था फिजिक्स वाला भी हुआ उसमें था सर, भी। किम्स किम्स भी डिस्कस हुआ था। हाँ, फिजिक्स वाला में भी आज फिर से वापस बाई दिया 107 रुपए में। 112 का हाई बना है, 1187 का। और किम्स में तो सर आज ब्रेकआउट बन रहा है। हमने प्रीएम्प्टिव बाई दिया था किम्स में, आज ब्रेकआउट बना है आपका 790 रुपए के ऊपर, 212 दिन के कपनैंडल पैटर्न का। ये स्टॉक आराम से, अगर ये ब्रेकआउट फेल नहीं होता है, मैं एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा 740 रुपए का और होल्ड करना पसंद करूंगा। अगर ये ब्रेकआउट नहीं फेल हुआ, मान के चलिए कि 1000 रुपए तो आराम से दिखा रहा है। ठीक है, मतलब लेना 790 के ऊपर है जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। हम तो सर प्रीएम्प्टिव बाई देके बैठे थे फ्राइडे को ही। बट अगर किसी को ब्रेकआउट बाई करना है तो आज ब्रेकआउट बना है, बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस बट अभी भी स्टॉप लॉस मैंडेटरली 740 का लगा लीजिए। हाँ, स्टॉप लॉस अभी भी 740 का ही है। ठीक है, तो किम्स की बात हुई थी। फिजिक्स वाला में तो 123, 126, 127 की बात थी सर, टारगेट वही है अभी भी? हाँ, 114 का एक रेजिस्टेंस है, बार बार वहीं से फिसल जा रहा है। तो 114 निकलते ही से 127 का बन जाएगा। ठीक है, ओके। मैं आज सर आपसे मार्केट्स की बात नहीं कर पाया था ना, मैं ओएमसीज वाले शेयरों से आपसे उनकी बातचीत करता हूं, क्योंकि कच्चा तेल उछला है तो उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि आज ओएमसीज के स्टॉक्स में प्रेशर बनता हुआ दिखा है। एक रीज़न वो है, इन्होंने कुछ एलपीजी सिलेंडर के प्राइजेस भी बढ़ाए हैं। हालांकि सरकार ने क्लेम भी किया है कि इस बढ़ोतरी के बावजूद भी इंडिया में बाकी देशों के कंपैरिजन में वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइजेस हैं एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की, जहाँ तक बात है। और E85 फ्यूल भी लॉन्च किया गया है 5 जून को, जो कि पेट्रोल के मुकाबले देखें तो कुछ 20 रुपये कम या फिर सस्ता बताया जा रहा है। इन सब खबरों के बीच में सर आज ओएमसीज पे प्रेशर है ज़्यादा, तो असर कच्चे तेल की कीमतों का है जो कि $97 के पार निकल गई हैं। व्यू वही इंटैक्ट है सर, हर गिरावट पे भरना ही है ये? सर व्यू मेरा इंटैक्ट है। आप देखिए क्रूड ऑयल की फंडामेंटल कोई चेंज नहीं है ना। ना प्रोडक्शन में, ना खपत में दिक्कत है, डिस्ट्रीब्यूशन में यानी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में। तो जैसे ये क्लियर होगा, क्रूड आपको वापस से कहीं भी $70 के आसपास आराम से मिल जाएगा। और पता नहीं मेरे को क्यों लगता है, ये सब कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के पहले ही आप शायद 75 $70 $75 पहले ही देख लेंगे। तो और पीछे जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े थे, भाव बढ़ा था, फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस 4 साल नीचे चले, गवर्नमेंट ने भाव नहीं घटाए थे, अंडर रिकवरी पहले क्लियर की थी, उसके बाद तगड़ा प्रॉफिट बनाया था जो कि ऑफकोर्स पब्लिक उसी में यूज हुआ। बट वही चीज मेरे ख्याल से फिर होगी। क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो जाएंगे, जो 8 रुपए बढ़ा है उसमें 4 रुपए शायद घटा दें या 3 रुपए घटा दें, बट ओवरऑल उस प्राइसेस पे हम नहीं लौटेंगे। क्रूड ऑयल उस प्राइस पे लौट आएगा, गवर्नमेंट प्राइसेस नहीं लौटेंगे पेट्रोल डीजल के। तो ये भी एक प्रॉफिट रहेगा, इनके लिए भी रहेगा, सरकार के लिए टैक्स के तौर पे भी रहेगा। तो चीजें विल बी गुड फॉर दिस कंपनी, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो आई बिलीव स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन के लिए होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तीनों स्टॉक्स ना? तीनों 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 इस समय, मतलब फ्रॉम अ ट्रेडर प्रोस्पेक्टिव, अगर आपको थोड़ा सा, वैसे इनमें ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव नहीं देखना चाहिए, बट फिर भी अगर आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से या रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रोस्पेक्टिव कहना ज्यादा सही रहेगा, उस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो हिंद पेट्रो में सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो अगर तीनों में से मेरे को कोई एक खरीदना है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हिंद पेट्रो में है, मैं उसी को खरीदूंगा। बाकी तीनों लगभग आसपास 19-20 करके ऑल टाइम हाई लगा देंगे। ठीक है, फेयर इनफ। चलिए कुछ वॉल्यूम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें जहाँ पे एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग है, ज़रा उनके चार्ट पैटर्न्स और वॉल्यूम्स मिला के बताइए कि ये बड़े मूव्स की तरफ इशारा है। एक नाम है सर सेरा सैनिटरी वेयर, भले ही 2% का मूव है लेकिन 2100% का वॉल्यूम राइज है। और दूसरा नाम है फाइजर का। दोनों ही स्टॉक्स सर हाई प्राइस स्टॉक्स हैं ये। पहले तो ये बताइए कि ट्रेडर्स की कैटेगरी में आते हैं या फिर अवॉइड करें इनको? पहला कौन सा है सर, फाइजर के पहले? सेरा सैनिटरी वेयर। सर देखिए, एक तो हाई टिकट साइज है, दूसरा वॉल्यूम बहुत कम है। दोनों स्टॉक का 50 डे एवरेज वॉल्यूम 19 है। तो लेने में मिलेगा नहीं, बेचने में बिकेगा नहीं, मतलब दिक्कत होगी आपको। तो मैं ट्रेडर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है।
लिक्विडिटी कम से कम तो 50,000 का 50 डे एवरेज वॉल्यूम हो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में, और आइडियली मैं जो देखना पसंद करता हूँ कम से कम 1 लाख का तो एवरेज वॉल्यूम हो, ताकि कुछ लेने में मिले बेचने में बिके। ये दोनों उसमें मतलब लेस देन 20% है, तो ट्रेडर्स के लिए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टर्स के हिसाब से भी अभी कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि आपको लेके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाहिए। नीजक रिएक्शन है, अच्छे रिजल्ट, बस उसकी वजह से दोनों स्टॉक ऊपर आए हैं। अगर आपको लेना ही है, जैसे शेरा में तो मेरे को सेक्टर में कुछ नहीं दिख रहा है, बट फाइजर के अगेंस्ट अगर आपको इसी सेक्टर में लेना है, ग्लैंड फार्मा ठीक लग रहा है आपका, लार्ज कैप में आपका लुपिन और डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा, ये सारे ठीक लग रहे हैं, बट आई वुड स्टिक टू ग्लैंड फार्मा। अभी स्टॉक में आईपीओ बेस बना है 100 ये डिस्क्लेमर सर सुबह बाई भी दिया हुआ है। इसमें 119 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 18 मई को वीकली चार्ट पे, वॉल्यूम राइज था 2300%, 12.6 मिलियन का। उसके बाद से 3 हफ्ते कंटिन्यूअसली टाइट रेंज में रहा है। करंट वीक में ब्रेकआउट की कोशिश है, नहीं भी आता है करंट वीक में ब्रेकआउट, और 2-3 हफ्ते अगर टाइट रेंज भी रहती है तो भी मैं बुलिश रहूंगा। हो सकता है कि ब्रेकआउट आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइट रेंज में रह जाए। इसकी वजह यह है 2060 पे 10 वीक मूविंग एवरेज है, उसको कैचअप करने का समय चाहिए। जैसे ही होगा वैसे ही ये स्टॉक आपका 2800-2900 की तरफ चलेगा। तो 119 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, 2300% वॉल्यूम राइज था, 12 मिलियन के वॉल्यूम पे ब्रेकआउट है, तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन है। तो ये हर छोटे ब्रेकआउट पे मेरी बाय लिस्ट में रहेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लेके छोड़ दीजिए 27-2800 तक के लिए। अभी कोई स्टॉप लॉस सर? सर स्टॉप लॉस में गैप क्लोजिंग पे लगाऊंगा, 2025 का गैप है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो मेरा स्टॉप लॉस कटेगा, नहीं तो 27-2800 जाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर के लिए आज अगर ले रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कहीं भी 2220 का, और टारगेट लगा सकते हैं 2400 का। ठीक है, 2700-2800 अगर आप एक निवेशक हैं तो होल्ड कीजिए 2025 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के। ग्लैंड फार्मा अच्छा लग रहा है, बजाय इसके कि आप फाइजर पे फोकस करें। लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा ये भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये स्टॉक है जहाँ पे आईपीओ बेस फॉर्मेशन हुआ है। इसी स्पेस में सर सिंजीन एक स्टॉक है, क्या ये स्टॉक अपना बुरा दौर पीछे छोड़ चुका है जिस तरह के वॉल्यूम सब दिखा रहा है? मेरे को लगता नहीं है सर। आज जरूर वॉल्यूम राइज आपको 157% देख रहा है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, लेकिन पूरा चार्ट अगर आप देखेंगे तो पहले तो 12 हफ्ते में 44% गिरा था। रिजल्ट के बाद एक बड़ी कैंडल 30 अप्रैल को बनी थी, 518.55 हाई था, 430 का लो था। लगभग 24 दिन हो गए इसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। उस कैंडल के लोअर एंड से चल रहा है तो 486 तक जा सकता है, बट कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में रहेगा जब तक 520 नहीं निकल रहा। मैं स्टॉक में बाहर नहीं जाऊंगा। 520 पे भी अगर मेरे को कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर नहीं दिखे तो फिर मैं इस पे फोकस करूंगा। ठीक है, आज जेएसडब्ल्यू इंफ्रा गिर रहा है सर। आज 7 दिन का वॉल्यूम अगर देखेंगे उसके मुकाबले 138% का वॉल्यूम राइज है, 3-3.5% की गिरावट है। प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ बड़ी गिरावट की और हो रहा है इशारा? सर ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इस पे बहुत मैं आपको स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दे पाऊंगा, बट वापस से 280-284 की जो रेजिस्टेंस जोन थी फ्राइडे, वहीं से सेलिंग आई है। तो हल्का सा आपको यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है 261 के आसपास है, ये टेस्ट होते हुए दिख सकता है, बट कोई बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट चला नहीं है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। मैं रेगुलर इसमें ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ओके। अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन पे आपकी राय दीजिए सर। ओवर द वीकेंड ऐसी खबरें निकल के सामने आई कि भारत अपना जो सी फूड एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं उसको 3 गुना से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है अगले 5 साल के लिए, इस पीरियड के दौरान। एपेक्स फ्रोजन और अवंती फीड्स, इस खबर के चलते सर आज कुछ पॉजिटिव रिएक्शन तो नहीं है क्योंकि बाजार का मूड माहौल ख़राब है, क्या नीचे में अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने का इन दोनों स्टॉक्स को? अच्छा देखिए, इन दोनों स्टॉक्स में अभी तो फिलहाल शॉर्ट टर्म मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑफ लेट अच्छी रैली थी और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। बल्कि एपेक्स तो रिलेटिवली थोड़ा सा वीक ज्यादा लग रहा है। राइट एट ब्रेकडाउन पॉइंट है, नीचे 319 तक आ सकता है। और अवंती फीड में डबल टॉप का ब्रेकडाउन 1104 पे बना है, बट रन अवे ब्रेकडाउन है तो पुल बैक लेके फिर नीचे आना चाहिए। गैप छूटा हुआ है 900 पे, ये फिल होते हुए दिखेगा। दूसरा सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे जिनका सवाल है, एक चीज मैं आपको वापस से याद दिला दूं, अदानी ग्रीन खून पी गए थे कि चल नहीं रहा चल नहीं रहा चल नहीं रहा। क्या आप लोग टाइमिंग करके पकड़ पाए? मतलब 800 से 1400 रुपए हो गया, क्या आप टाइमिंग कर पाए? क्या आप बिल्कुल राइट एट ब्रेकआउट पॉइंट बटन दबा पाए? ये चीज मैं पहले दिन से बोल रहा था कि मैं एक्यूमुलेट करके रख रहा हूँ, 6-8 महीने का समय देके बैठा हूँ। 4 महीने नहीं चला, 15 दिन में पूरा काम कर गया। वो 15 दिन राइट एट ब्रेकआउट में नहीं पकड़ पाता, इसलिए मैं वो कोशिश भी नहीं करता हूँ। धीरे धीरे अपना एक्यूमुलेट करके रखता हूँ, जब भी फटेगा फट जाएगा, पैसा दे देगा। तो
अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप उन शेयरों में मत घुसिए जिसमें मैं घुस रहा हूँ। ठीक है, ओके। दो स्टॉक्स हैं सर जो अच्छा चल रहे हैं आज के सेशन में। एक है कैप्लिन पॉइंट, 5% ऊपर है, और दूसरा आइनॉक्स इंडिया। आइनॉक्स इंडिया 1.5-2% ऊपर खुला था, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपनी जो बढ़त है उसको और बिल्ड ऑन किया है। कैप्लिन पॉइंट या आइनॉक्स इंडिया में दोनों में कोई ट्रेड है सर? सर कैप्ली पॉइंट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये बाई दिया हुआ है, फ्राइडे को बीटीएसटी दिया था 2077 रुपए में। रीजन 67 दिन का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद से लगभग 15 दिन कंसोलिडेट किया था, और थर्सडे को प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट बना था, फ्राइडे को ऑलमोस्ट इनसाइड बात थी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज फॉलो थ्रू एक्शन आएगा, आज आया भी, ओपन लो के साथ चला, 144% वॉल्यूम राइज भी है। इसका पहला टारगेट आता है गैप फिलिंग 2145, तो 2144 का टारगेट दिया है, ऑलमोस्ट टेस्टेड है। 2145 इसके ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर सीधा सीधा 2365 तक जा सकता है, और स्टॉक मेरे हिसाब से 3-4 महीने अगर होल्ड करते हैं तो आपको कहीं भी 2300 से 2400 का भाव आराम से मिलेगा। तो अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, फ्राइडे को 2077 में बीटीएसटी दिया हुआ है। तो 3-4 महीने का व्यू है सर। इन लेवल्स पे अगर कोई लेता है 2132 पर, स्टॉप लॉस क्या होगा? आज का लो लेना चाहिए सर, आज ब्रेकआउट कैंडल बनी है, तो आज का लो जो है आपका है 2000 रुपए का, तो 2000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 3 से 4 महीने का व्यू रखिए। कैप्लिन पॉइंट में अच्छा यहाँ पे रन अप देखने को मिल सकता है, एक्सटेंड हो सकता है अगर आप थोड़ा सा होल्ड करके चलते हैं इसको। इक्सी को देखिए सर, कम बात होती है। एक खबर आई है कि एक कंपनी का ये स्टेक ले रहे हैं, ब्रेविस स्टे के नाम की कंपनी, जिससे इनका होटल बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। इस स्टॉक में सर कुछ किया जा सकता है इस खबर के दम पर? सर नहीं करना चाहिए। स्टॉक में आज 10% का अप मूव जरूर दिख रहा नहीं, अच्छा वो उसमें है थॉमस कुक में 33 हफ्ते में 55% करेक्ट हो चुका है, तो मैं इस स्टॉक में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा। ओवरहेड सप्लाई बहुत बिल्ट है, और थॉमस कुक भी अगर किसी को 10% का मूव और अच्छा वॉल्यूम 2500% वॉल्यूम राइज देख के ल्यूक्रेटिव लग रहा है, तो ये याद रखिए कि ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा बिल्ट है। 32 हफ्ते में 54% करेक्ट किया था, ये उसी का बाउंस बैक है दोनों स्टॉक्स में। इसमें तो बन ही नहीं रहा, थॉमस कुक में बन भी रहा है, तो ये सलोन रैली वाले कैंडिडेट हैं, या फिर बड़ा बेस जब तक नहीं बनता है तब तक ब्रेकआउट बाइंग नहीं करेंगे, तो इन ऑल बाइंग लिस्ट में नहीं है। फार्मा हेल्थ केयर में कुछ बड़ा हो रहा है सर। मैंने कुछ स्टॉक्स आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं। एलेम्बिक फार्मा ने भी एक विदेश में एक्विजिशन की बात की है। कनाडा की एक कंपनी है जिसमें 45% स्टेक खरीद रहे हैं, जिससे इनका एक तो प्रेजेंस मजबूत होगा और नए उत्पाद लॉन्च करने में भी इनको मंजूरी मदद मिलेगी। तो एलेम्बिक फार्मा देखिए, फोर्टिस देखिए, एस्टर डीएम हेल्थ केयर देखिए, हमने सिंजिन की बात करी, अपने बाकी फार्मा स्टॉक्स की बातचीत करी है। ये फार्मा और ये जो पूरा हेल्थ केयर स्पेस है, इसमें आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं सर? तो देखिए फोर्टिस और एलेम्बिक, सॉरी फोर्टिस और ए से, और एक नाम कुछ आपने लिया एस्टेडियम, ये दोनों बाई दिए हुए हैं, तो लोगों के पास लॉन्ग हो सकते हैं दोनों, और फोर्टिस तीनों बाई दिए हुए हैं। एपीएल लिमिटेड एलेम्बिक फार्मा में नहीं करूंगा, 17 महीने में 50% अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हुआ है, बहुत ओवरहेड सप्लाई बिल्ट है। आपको याद होगा एमक्योर फार्मा, इस पे आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था, और मार्च एंड में इसका ब्रेकआउट भी बना था 1568 पे, वहां से 1800 रुपए करीब आ चुका है। 2000 का टारगेट है, तो हर डिप पे या हर ब्रेकआउट पे एमक्योर फार्मा मेरे को बहुत पसंद है। फोर्टिस में रेगुलर जब भी ब्रेकआउट आता है मैं बाइंग देता हूँ। कल हमने प्रीएम्प्टिव आज ही सुबह बाई दिया है फोर्टिस, एक बार आज ही दिया ना, आज ही सुबह फोर्टिस बाई दिया है, ऊपर में 1047 जाते हुए दिख रहा है, उसके ऊपर ऑल टाइम हाई ओवरऑल 1200 रुपए जाते हुए दिख रहा है। एमक्योर पसंद है, ये पसंद है। एस्टर डीएम में हमको बहुत बेहतरीन लगता है। एस्टर डीएम भी 129 दिन का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट 725 पे आया है, लगभग 900 से 1000 रुपए का टारगेट है। तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स हैं जो ऑल टाइम हाईस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, उनमें आपका फोकस होना चाहिए। फोर्टिस में स्टॉप लॉस क्या होगा सर? 1047 1200 का टारगेट तो हो गया सर फोर्टिस में आज जो ट्रेडिंग के लिए बाई दिया है 980 रुपए पे, उसका स्टॉप लॉस है 950 रुपए और टारगेट है 1029 रुपए। तो फोर्टिस आज बाई दिया है, बट अगर आप बाई कर रहे हैं 1200 रुपए के लिए तो आपका स्टॉप लॉस 930 रुपए का होना चाहिए। 930, क्योंकि आपको लंबा चलना है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो कोई नई रिकमेंडेशन सर, कोई नया ट्रेड जाने से पहले? सॉरी सर, मिस कर गया मैं कह रहा हूँ कोई नया रिकमेंडेशन या कोई नया स्टॉक जो आपकी लिस्ट में शामिल हुआ हो? सर अभी तो कोई नहीं, लेकिन वीटीएल ये पहले भी मैंने आपको दिया हुआ है, जब 544 में बेस ब्रेकआउट आ रहा था 220 हफ्ते के कपनाडल पैटर्न का,
वर्धमान टेक्सटाइल्स ना? सर लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट आया था 540 पे, वहां से टारगेट अचीव हुए हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन वीकली पे 1 2 3 4, ये 5वां हफ्ता है जहाँ पे इनसाइड बार बन रही है, जहाँ पे टारगेट अचीव हुआ था 640 का, 647 का हाई बना था मई 4 मई 2026 वाले हफ्ते में। ये 5वां हफ्ता है जहाँ पे इनसाइड बार बन रहा है। जिस दिन ये 647 के ऊपर ब्रेकआउट दे, अभी नहीं लेना है, प्रीएम्प्टिव नहीं लेना है, 647 के ऊपर ब्रेकआउट दे बाई कर लीजिएगा। ऊपर में आपको टारगेट मिलेगा 800 रुपए करीब का, और जो 220 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है 540 पे, इसका टारगेट 900 रुपए है। तो हम एक साथ 540 से 900 नहीं प्ले कर सकते, 540 से 640 प्ले किया है। अब ये कंसोलिडेशन से जब निकलेगा 647 पे, तो 800 तक के लिए प्ले करेंगे, फिर कंसोलिडेशन लेके 900 तक का प्ले करेंगे। तो ओवरऑल बड़े स्ट्रक्चर में छोटे छोटे मूव्स जो प्ले करते हैं 647 के ब्रेकआउट पे फिर प्ले करेंगे। तो स्टॉप लॉस उसी समय बनेगा 647 पार होने पर, या अभी भी है कोई लेवल? ब्रेकआउट बनेगा तब करेंगे। एक एग्जांपल मैं इसका आपको दे देता हूँ सर, बड़े स्ट्रक्चर में छोटे छोटे ब्रेकआउट्स प्ले करने का। अगर आप लगवा सकें थंगामाइल ज्वेलर्स, इसको आप 2 साल का चार्ट अगर कर दें, आपको याद होगा लगभग 2200 रुपए से मैंने देना स्टार्ट किया था। तब भी आर्ग्यूमेंट था कि 400 रुपए से 2200 रुपए हो गया और कितना चलेगा। आज देख लीजिए 2200 रुपए से 5600 रुपए खड़ा है, 5700 रुपए। तो बड़े ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कीजिए, उसमें छोटे छोटे मूव्स प्ले करते चलिए, क्योंकि 400 से लेके 5700 तक तो मैं तो नहीं होल्ड कर सकता, आप कर सकते हो अलग बात है, मैं नहीं कर सकता। मेरे को चाहिए होता बड़ा प्ले, उसके अंदर मैं अपने छोटे छोटे 8-8-9-9% के मूव प्ले करते रहता हूँ, ताकि 4 बार भी मूव प्ले कर लिया तो 4 साल की एफडी का पैसा निकल गया। तो मैं यही करता हूँ, इसलिए अदानी ग्रीन यही किया, थर्मोमाइल में कर नहीं पाया, मतलब मैंने किया नहीं, आप लोग को बता दिया था। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी मैं यही कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो रिलेटिवली पैसा कमाना आसान होता है। ठीक है, परफेक्ट है, बहुत शुक्रिया आपका सर। थोड़ा समय की कमी है, जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर? अच्छा, जेएसडब्ल्यू इन्फा में पर्सनल पोर्टफोलियो में, इसलिए इस पे कोई भी बाई सेल स्टॉप लॉस की सलाह नहीं है। बट इंडेक्स या स्टॉक जिस पे भी बात हुई है, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो नहीं है। कंपनी के पास और दर्शकों के पास हो सकते हैं, क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।